The income of Amala is 20% more than that of Bimala and 20% less than that of Kamla. If Kamla's income goes down by 4% and Bimla's goes up by 10%, then the percentage by which Kamla's income would exceed Bimla's is nearest to. Approximate, nearest to बोला है, approximate आंसर देना है आपको. तो यहाँ पे अपन को गिवन है इनकम ऑफ अमालास इज 20% more than that of Bimla and 20% less than that of Kamla. तो सबसे पहले यहाँ पे अपन को इनकम कंपैरिजन दिया इतने पार्ट. पहले इनकम कंपैरिजन देखना है आपको, ठीक है, कि ए का बी से क्या है कंपैरिजन, और एंड के बाद क्या लिखा है, एंड 20% लेस देन. तो ए का बी से रिलेशन है, ए का के से रिलेशन है इनकम का. तो अमलाज की इनकम ए अपन मान लेते हैं 20% मोर देन बिमला. तो बिमला की इनकम अगर बी है तो 20% क्या होता है 1/5. तो 1/5 ज्यादा है. तो मतलब बिमला की इनकम को अगर अपन 1 + 1/5 मतलब 20% इंक्रीज करेंगे तो अमला की इनकम के बराबर आएगा. ठीक है, बिमला की इनकम को 20% इंक्रीज करेंगे तब जाके वो अमला की इनकम के बराबर आएगा. ठीक है, क्योंकि अमला 20% मोर देन बिमलास इनकम. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है अपने पास, सेम यही दिया है ए के लिए, दैट अमला इनकम इज 20% लेस देन कमला इनकम. तो कमला की इनकम का 20% कम है, मतलब कमला की इनकम का 20% कम मतलब 80% है, तो दैट इज 4/5. डायरेक्ट लिख दो आप, या फिर आपको 1 - 1/5 करना है तो वो भी कर सकते हो. 1 - 1/5 इज 4/5. या 20% लेस है, 20% लेस है तो वो 80% हो जाएगा. ठीक है, आगे समझ में. तो यहाँ पे अपने पास अमला का कंपैरिजन बिमला से है कि अमला की इनकम बिमला से 20% ज्यादा है और अमला की इनकम कमला से 20% कम है, मतलब कमला का 80% इनकम अमला की इनकम है. या फिर आप चाहो तो इसको 4/5 को 1 - 1/5 भी कर सकते थे, क्योंकि 20% लेस है तो 1 - 1/5 करेंगे तो ये 4/5 ही आएगा. तो अपन डायरेक्ट भी कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना. ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो. 20% ज्यादा है तो 1 + 1/5 क्या हो जाएगा 6/5. तो आप सीधे इसको यहाँ पे लिख दो 6/5. तो कोशिश ये करो कि जब आप ये लाइन पढ़ते हो तो आपके ये दो स्टेटमेंट तैयार हो जाए. जैसे ही आपने इतनी लाइन पढ़ी, मेक श्योर कि आपको ये लिखना आ जाए इतना. ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपका परसेंटेज का कॉम्प्रहेंशन क्लियर है. इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी. तो पहला रिएक्शन ए इज 6/5 ऑफ बी. आ रही बात समझ में. एंड 20% लेस देन दैट ऑफ के, तो ए इज 4/5 ऑफ के. ये पहला रिएक्शन होना चाहिए इस लाइन के साथ. अब क्योंकि अपने पास यहाँ पे ए की वैल्यू पता है तो अपन इक्वेट कर सकते हैं क्या, कि b × 6/5 इज इक्वल टू b × 6/5 इज इक्वल टू k × 4/5. k × 4/5. तो यहां से अपन b और k मतलब बिमला और कमला का इनकम रेशियो निकाल लेंगे. तो ये 5 से 5 कैंसिल, b/k की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 4/6, दैट इज 2/3. तो अपने पास बिमला और कमला की इनकम रेशियो आ गया 2:3. तो ये चीज आपको समझनी है कि जब आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो पहला रिएक्शन जो है वो आपको क्लियर रखना है कि फर्स्ट लाइन पढ़ते सही आपको ये लिखना है. और क्योंकि दोनों ही अमला की इनकम है तो अपन ने दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया. ठीक है, इक्वेट करने से क्या हुआ, अपन को बिमला और कमला की इनकम रेशियो मिल गई 2:3. तो ये सिस्टमेटिकली अपन को स्टेप वाइज क्लियर रखना है. अब अपन के पास क्या दिया है, एक कंडीशन दी है, इफ लिखा है, इफ. तो कंडीशनल क्वेश्चन है. तो क्या बोल रहा है कि ठीक है आपने बिमला और कमला की इनकम रेशियो तो बता दिया. इफ कमलाज इनकम गोज डाउन बाय 4%, कमला की इनकम 4% कम हो जाती है एंड बिमला की 10% इंक्रीज हो जाती है.
देन द परसेंटेज बाय विच कमला इनकम वुड एक्सीड बिमला इज नियरेस्ट टू। तो किस परसेंटेज बिमला की इनकम कमला से कितनी ज्यादा होगी, या बी की वैल्यू के से कितनी ज्यादा होगी, बी की वैल्यू के से कितनी ज्यादा होगी, ये अपन को बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अपन को पता है बी की इनकम 10% इंक्रीज हुई है, के की 4% डिक्रीज हुई है, और यहाँ पे अपने पास क्या है, इनकम का रेशियो है। और पूरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कहीं कोई एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन नहीं है, कोई सैलरी या कोई इनकम किसी की गिवन नहीं है। तो जब अपने पास रेशियो है और कोई डेटा अपन को गिवन नहीं है एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो अपन डेटा अज्यूम कर सकते हैं सैलरी का। ठीक है, तो सैलरी का डेटा अपन क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। तो लेट्स से कि अपन जो बिमला की इनकम है वो अपन 200 मान लेते और कमला की इनकम अपन 300 मान लेते। तो आप 200 को 10% इंक्रीज करोगे, 10% हो गया 20, तो ये हो जाएगा 220। ठीक है, 300 को 4% डिक्रीज करोगे, 300 का 1% कितना है 3, तो 12%, 4% हो जाएगा कितना 12, तो 12 कम करना है, तो 300 में से 12 कम कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 288। तो ये आपको देखना है। अब आपके पास बिमला और कमला की एक्चुअल इनकम है 220, 288 आफ्टर चेंजेस। आफ्टर चेंजेस इनकम इंक्रीज होने के बाद और डाउन होने के बाद और इंक्रीज होने के बाद अब आपके पास बिमला और कमला की फाइनल इनकम है। और क्वेश्चन यही पूछ रहा है, परसेंटेज बाय विच कमला इनकम वुड एक्सीड बिमला। तो कमला की इनकम बिमला से कितनी ज्यादा है, परसेंटेज इंक्रीज बताना है इसका। ठीक है, कितनी ज्यादा है, परसेंटेज इंक्रीज दिखा। तो अपन को यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है कितने का है, 68 का, 68 ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, द परसेंटेज बाय विच कमला इनकम वुड एक्सीड बिमलास। तो बिमला से कंपेयर करना है, तो 220 से 288। तो ये वर्ड ध्यान से समझ लो, परसेंटेज बाय विच कमलास इनकम वुड एक्सीड बिमला। कमला की बिमला से कितने ज्यादा है, कंपेयर किससे हो रहा है, बिमला से। तो बिमला की जो इनकम है वो डिनोमिनेटर में आएगी, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दैट इज द रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 17 68, और ये हो जाएगा 4 5 20 55। इसको और कैंसिल कर लो, 5 11 55, 5 20, 17 इंटू 2 इज 340, 340 बाय 11, 340 बाय 11 कितना परसेंटेज होगा आपका, 340 डिवाइड बाय 11 दैट इज 30.9। तो दैट इज 30.9%। ये 30.9 है, तो अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट टू कितना हो गया 31, एंड दैट इज द ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन ने नियरेस्ट पूछा था। आगे बात समझ में क्लियर। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये से बोलते हैं अपन परसेंटेज के। कौन से क्वेश्चन है, कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इनकम रेशियो या सैलरी रेशियो कंपैरेटिवली गिवन होता है, फिर कुछ चेंजेस करते हैं उनके इनकम में, फिर फाइनल इनकम में चेंजेस पूछे जाते हैं। ये एक टाइप है क्वेश्चन का, ये टाइप अपने दिमाग में फिट करो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या करा था, मैं एक बार रिपीट कर दूं। सबसे पहले अपन ने क्या करा, इनकम देखी ए की बी के रिस्पेक्ट में, ए की के रिस्पेक्ट में। उसके बाद अपन ने रेशियो निकाला ए और बी का इनकम का, फिर अपन ने वैल्यू अज्यूम करी, फिर चेंजेस अप्लाई करे, फिर फाइनल चेंजेस को कंपेयर करके आंसर दिया। तो ये स्टेप्स क्लियर रखो अपनी, आगे समझ में क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट, इन एन एग्जाम द स्कोर ऑफ ए वाज 10% लेस देन दैट ऑफ बी, द स्कोर ऑफ बी वाज 25% मोर देन दैट ऑफ सी, एंड द स्कोर ऑफ सी वाज 20% लेस देन दैट ऑफ डी। If A scored 72, then the score of D was। स्कोर पूछा है, तो पहले यहाँ पे दिया कंपैरिजन, A क्या है 10% कम है B से, B की इनकम से 10% कम है, तो मतलब A की इनकम क्या है, B का 90% है। ठीक है, 10% कम है B से, तो A की इनकम क्या है 90% ऑफ B। स्कोर ऑफ B 25% मोर देन C, बी का जो स्कोर है वो 25% ज्यादा है सी से, तो बी की इंफॉर्मेशन अपन को दिया 25% मोर देन सी, सी से 25% ज्यादा,
तो 125 अपॉन 100, 100 प्लस 25 अपॉन 100, एंड स्कोर ऑफ सी इज 20% लेस देन दैट ऑफ डी, और सी की वैल्यू 20% लेस देन दैट ऑफ डी, डी का 80%, ठीक है, डी का 80%। अभी मैं परसेंटेज के टर्म्स में लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहला गिवन है दैट इज ए इज 10% लेस देन दैट ऑफ बी। ये जो लाइन लिखी हुई है ये यहाँ पे बहुत इजी लग रही है, एग्जाम में नहीं लगती ये लाइनें इजी, ये मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है। ये जो कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम प्रेशर में। 10% लेस देन दैट ऑफ बी, 90% ऑफ बी, दैट इज द रिएक्शन। नेक्स्ट, बी 25% मोर देन सी, तो बी सी से 25% ज्यादा है, एंड द स्कोर ऑफ सी इज 20% लेस देन दैट ऑफ डी, डी से 20% कम, मतलब डी का 20% कम करेंगे तो 80% आएगा। सबसे पहला रिएक्शन ये होना चाहिए इस प्रॉब्लम का। बेसिक्स पे वर्क करो सो दैट तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी फिर। तो ये अपने पास इंफॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट अपने पास लास्ट जो है, ए का स्कोर गिवन है और डी का स्कोर पूछा है, तो मतलब अपना एंड जो है वो ए और डी पे डिपेंड है। एंड का जो क्वेश्चन है वो ए और डी की वैल्यू पे वर्क करना है अपन को। तो उसमें अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे चेन बनाएंगे, ए चेन रिएक्शन क्वेश्चन है, चेन बनाएंगे अपन 90% ऑफ बी, तो ये 90% को तो मैं ये 0 कैंसिल करके 9/10 ऑफ बी, पर बी नहीं लिखेंगे, बी की जगह अपन लिखेंगे सी इंटू 125 अपॉन 100। अब 125 अपॉन 100 क्या है, 25 5 25 4, दैट मीन्स 5/4 ऑफ सी। तो 5/4 किसकी जगह लिख रहे हैं अपन, ये बी की जगह पे। बी क्या है, बी है 5/4 ऑफ सी, तो 5/4 ऑफ सी, पर सी नहीं लिखेंगे अपन, टी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4/5। सी की वैल्यू क्या है 4/5 ऑफ डी, तो अपन को क्या पता था, बी है सी 5/4 ऑफ सी, तो सी ना लिख के क्या लिखो, सी की जगह 4/5 ऑफ डी। ये ऐसे आपकी स्किल होनी चाहिए ऐसे बनाने की, कि ए का सीधे डी से कंपैरिजन बन गया अपना। आ गई बात समझ में, ठीक है, ये चीज आपको सीखनी है। तो ये 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, ये बच रहा है अपना 9/, तो A/D, ठीक है, तो ये कितना आ गया रेशियो 9/10। A/D का अपन ने निकाल लिया स्कोर रेशियो। अब अपन के पास तो रेशियो है, बट यहाँ अपन को एक क्वेश्चन में एक चमकती हुई एब्सोल्यूट वैल्यू दिख रही है, तो यहाँ अपन खुद से कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते, तो आपको उसी वैल्यू का यूज करना है। तो ए में जो ये 9 है, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 72, 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 72, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो गया 8, तो 9 इंटू 8 is 72। तो आप यहाँ पे भी डी की भी स्कोर एक्चुअल निकाल लोगे इंटू 8 करके, तो 10 इंटू 8 हो जाएगा 80। तो डी का अपन को एक्चुअल स्कोर ही निकालना था, ये आ गया अपना आंसर 80, दैट इज ऑप्शन डी। आ गई बात समझ में, क्लियर। तो इसमें गिवन है द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल रिड्यूस बाय 37.5% फ्रॉम 17 to 18। कीवर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, बाय, इतने से तो कम हो गया, ठीक है, इतने से कम हो गया। बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट बी इंक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल। तो स्ट्रेंथ थी स्कूल की 2017 में, ठीक है, कुछ स्ट्रेंथ थी, लेट से अपन एक्स मान लेते, और 2018 में कुछ स्ट्रेंथ थी, लेट से वाई। अब अपन को क्लियर गिवन है कि एक्स से वाई आपका जो है वो 37.5% का इंक्रीज है। बाय व्हाट 37.5% का, सॉरी, डिक्रीज है, डिक्रीज है, ये लिखा है रिड्यूस बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर पे आना है, ये आपका ओरिजिनल, वाई से एक्स आना है, y से x आना है, ठीक है। तो 37.5% का फ्रैक्शन होता है कितना, 3/8, रिड्यूस हुआ है तो माइनस लगेगा। तो आप -3/8 कम करके आए हो, वापस आपको ओरिजिनल पे जाना है। तो टेक्निक मैंने बताई थी, शॉर्टकट मैंने बताया था, न्यूमरेटर एज इट इज,
8 माइनस 3, डिनोमिनेटर से 8 माइनस 3 इज 5, इतना आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। और 3/5 क्या होता है, दैट इज 60%। मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 60 सेकेंड भी ज़्यादा है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत ज़्यादा है। 60 सेकेंड भी अगर आपने इस पर लगाया ना तो बहुत ज़्यादा है। सिचुएशन बस समझो कि क्या रीज़न है जो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। एक तरीका तो यही हो गया, मेथड 1 जो सबसे बेस्ट है। सेकेंड मेथड जो मैंने बताया था, 37.5% कम हो गया, ठीक है, 37.5% कम हो गया, तो मतलब 3/8 हो गया। 3/8 कम हुआ है। 3/8 किसका परसेंटेज फिगर है, 37.5 का, तो मतलब प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट है 5/8। आपका ओरिजिनल था 8, 3 कम हो गया है तो अब 5 हो गया है। 8 में से 3 कम हो गया है, इसलिए 37.5% का डिक्रीज है। तो प्रेजेंट है 5 से आपको 8 पे आना है, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 3 का, किस पे, 5 पे, 3/5 परसेंटेज फिगर अच्छे से रटा हुआ है अपन को, 60%, ये आंसर है। आ गया समझ में? तो देखो नेक्स्ट, अनु saves 40% of her monthly salary if her salary increases by 25%, but her savings increases by only 20%. What is the percentage increase in her expenditure? इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बेसिक रिलेशन अपन को पता होना चाहिए, दैट इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम क्या होती है, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर का सम, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। अनु सेव्स 40% ऑफ हर मंथली सैलरी, तो लेट्स से उसकी सैलरी जो है वो 100 है और 40% सेव करती है, तो सैलरी एस के नीचे अपन ने 40 रख दी। इफ हर सैलरी इंक्रीज बाय 25%, तो सैलरी 100 से 125 हो गई, 25% इंक्रीज हो, बट हर सेविंग्स इंक्रीज बाय ओनली 20%। सेविंग्स इंक्रीज हुई है 20% से, तो सेविंग्स पहले क्या थी 40, इसका 20% होगा 8, तो न्यू सेविंग इज 48। 10% 4 है, 20% 8 होगा, तो ये अब उसकी न्यू सेविंग, ये उसकी न्यू इनकम। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का इंक्रीज बताना है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का इंक्रीज बताना है, तो अपन को पता है कि इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था, इनकम 100 थी, 40 सेविंग्स थी, तो एक्सपेंडिचर था 60, ठीक है। और अब ये 125 है, ये 48 है, ठीक है, तो ये हो गया 75 + 2 77 आपका न्यू एक्सपेंडिचर है। तो अनु का न्यू एक्सपेंडिचर 125 में से 48 माइनस कर दो, ठीक है, तो ये आपका आएगा 77, तो ये उसका न्यू एक्सपेंडिचर। कितना कितना इंक्रीज हुआ है, 17 इंक्रीज हुआ है। 17 इज दी हर सेविंग्स इंक्रीज बाय 20%, ये 20% का सेविंग्स इंक्रीज, percentage increase in expenditure, absolute increase is 17, question is asking percentage increase, ठीक है। सो 17 का इंक्रीज है, किस पे इंक्रीज है, 60 पे, 17/60 का परसेंटेज फिगर चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज द रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो 5 12 60, 5 × 20 100, 17 × 2 340, या फिर 4 3 12, 4 5 20, 17 × 5 85/3, ठीक है, 85/3। अब अगर 85/3 अपन देखें तो ये होगा 85 / 3, 28.33, so that is 28.33% इंक्रीज इन दी एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये आपको अगर इनपुट करने को आता है नियरेस्ट टू, अगर ये नियरेस्ट टू आ जाता है, क्योंकि ये तो वैल्यू, वैसे तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन मिलना चाहिए, बट क्योंकि 28.33 आ रहा है, तो ये ऐसे में भी आ सकते हैं, विदाउट ऑप्शन आएगा तो इसके आगे लिखा होगा नियरेस्ट टू, नियरेस्ट टू इनपुट करो,
तो क्योंकि आपकी वैल्यू पॉइंट के बाद 3 है, 5 से कम है, तो आप इनपुट करके आओगे 28। ठीक है, इनपुट वैल्यू इज 28। और सीखने की एक और चीज क्या है यहाँ पे, ये फ्रैक्शन, इसका परसेंटेज फिगर। तो आपकी जो परसेंटेज की लिस्ट है फ्रैक्शंस की, उसमें ये ऐड करो 85/320। ये ऐड मत करो, ये ऐड करो, और फिर दिमाग लगाना 28.33 क्या होता है। आ गई बात समझ में? दैट इज योर आंसर 28। क्लियर? देखो नेक्स्ट, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 200 क्वेश्चंस, Ramesh answered 45% of 120 questions correctly and 30% of remaining questions incorrectly. टेस्ट में 200 क्वेश्चंस है, ठीक है। रमेश ने फर्स्ट 120 क्वेश्चंस में से 45% करेक्ट अटेम्प्ट किए और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस में से 30% इनकरेक्ट किए, ठीक है। ये अपन को गिवन है। एंड सिमिलर इंफॉर्मेशन जयेश के लिए दिया हुआ है। जयेश आंसर 60% ऑफ फर्स्ट 120 दैट इज करेक्टली एंड 20% ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस इनकरेक्टली। तो अपने पास फर्स्ट 2 लाइंस में एक रमेश और जयेश, इन दोनों का अटेम्प्ट दिया हुआ है और कितना परसेंटेज करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है वो गिवन है। फॉर ईच वर्ड लिखा है, फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 120 क्वेश्चंस, फर्स्ट 120 क्वेश्चंस 2 marks are awarded and for the remaining questions 1 mark is awarded. मार्किंग स्कीम गिवन है। फर्स्ट 120 की मार्किंग स्कीम +2 है, नेक्स्ट 180 क्वेश्चंस की मार्किंग स्कीम 1 है, ठीक है। इफ देयर आर नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स एंड देयर वर नो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय रमेश एंड जयेश। तो बहुत क्लियर बोल दिया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई अनअटेम्प्टेड नहीं है, मतलब पूरे 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए दोनों ने, पूरे 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए दोनों ने, और अपन को उनके मार्क्स का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें रमेश की, ठीक है, तो रमेश में अपन को दिया हुआ है कि फर्स्ट 120, देखो टोटल कितने क्वेश्चन है 200, तो वो 2 पार्ट में स्प्लिट है, 120 और 80, ठीक है। ये आपका टोटल जो है क्वेश्चन सेट है। तो ये जो 200 क्वेश्चंस हैं, वो कैसे हैं प्रेजेंट, 120 और 80 ऐसे प्रेजेंट है। जिसमें रमेश के बारे में क्या दिया है कि रमेश ने 45% करेक्ट किया है। 45% का फ्रैक्शन क्या होता है, 9/20, 1/20 इज 5%, 5 9s are 45, ठीक है। तो रमेश आंसर 45%, इसका 45%, तो 45% इज 9/20, 9/20 और 120 उसने करेक्ट किया है। तो 20 × 6 120, 6 × 9 इज 54 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं उसने। ये काउंटिंग है क्वेश्चंस की जो जितने उसने सही करे, ठीक है। एंड 30% ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट। इसमें 80 में से 30%, 80 का तो 30% गलत किया है, तो सही कितना परसेंट किया है? अगर 30% गलत है तो सही कितना परसेंट है? 70%। मतलब इसका 70% करेक्ट है, तो काउंटिंग हो गई 70% ऑफ 80, तो दैट इज 56। 10% क्या है 8, 70% क्या होगा 8 × 7, 56। ये अपन ने लिखी है काउंटिंग, क्वेश्चंस की काउंटिंग कितने सही करे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है जयेश की। देखो जैसे लाइन लिखी है ना वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जयेश के बारे में पढ़ते हैं। जयेश आंसर 60% ऑफ फर्स्ट 120। 60% का फ्रैक्शन क्या होता है? 60% का फ्रैक्शन 3/5, 3/5 ऑफ 120, 5 × 24 इज 120, 24 × 3 इज 72 उसने सही करे, 72 उसने सही करे फर्स्ट 120 में से। एंड 20% ऑफ रिमेनिंग दे आर इनकरेक्ट। रिमेनिंग कौन से? 80, इसका 20% गलत है, तो सही कितना है? 80%। 80% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4/5, 4/5 ऑफ 80, 5 16 80, 16 4 64,
तो ये अपने पास सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए ना, वो अपन को पहले कितने सही करें वो लिख दिए अपन ने, ठीक है। और इन दोनों इंफॉर्मेशन को अपन ने डायरेक्ट जो है कंक्लूड कर दिया कि 30% गलत है तो 70% सही होगा, 20% गलत है तो 80% सही होगा। ये डायरेक्ट अपन ने अप्लाई कर दिया। तो अभी हमारे पास डेटा जो है वो करेक्ट क्वेश्चंस का है दोनों के, ठीक है, 120 और 80 में। अब हमसे सेकंड पार्ट में देखो लाइन, अब देखो क्वेश्चन मार्किंग स्कीम पे आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 120 क्वेश्चंस 2 मार्क्स आर अवॉर्डेड। तो इन दोनों के लिए तो 2-2 मार्क्स लगते हैं। तो रमेश का स्कोर 54 है, 2 मार्क्स एक क्वेश्चन पे मिलते हैं, इतने उसने सही करे। तो इसको अगर मैं इंटू 2 करता हूं तो 54 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 108। ये उसका स्कोर है फर्स्ट सेक्शन से, ठीक है। और इसमें 80 मार्क्स फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन 1 मार्क इज अवॉर्डेड। तो जितने अटेम्प्ट किए उतने ही मार्क्स मिलेंगे, इंटू 1 करोगे तो जितने अटेम्प्ट है उतना ही मार्क्स हो गया। तो 108 प्लस 56 ये मार्क्स हो गए किसके, रमेश के पूरे टेस्ट में। 108 प्लस 56 आराम से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यही प्रॉपर्टी इस पे लगा दो भैया, 2 मार्क्स इसको भी दो, 72 सही करें, 72 का डबल क्या हो जाएगा 144। ये 144 हो गए जयेश के फर्स्ट सेक्शन में, उसका 144 स्कोर है। सेकंड सेक्शन में इंटू 1 कर दोगे क्योंकि 1 मार्क्स है, 64 ही रहेगा। ये अपना पहला काम, ये अपन ने दोनों के सेक्शन स्कोर पता कर लिए, किसके, रमेश के और जयेश के। क्वेश्चन नहीं यही तो पूछा था, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। ये रमेश है, ये जयेश है, इन दोनों का स्कोर का टोटल बताना है। स्कोर का क्या बताना है, सॉरी रेशियो बताना है, रेशियो वर्ड लिखा है तो ये रेशियो निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा 108 156। तो 156 में आप 8 ऐड करोगे, ये हो जाएगा 164, ठीक है। ये हो गया आपका 208, 140 60 100, 4 + 4 8। अब इसको आप कैंसिल आउट कर लो तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, दैट इज 52। तो फाइनल आंसर इज 41/52, दैट इज द स्कोर रेशियो। खत्म हो गया क्वेश्चन, ये आपका आंसर है। आ गई बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्या गिवन है, अ फैमिली कंज्यूम्स 25 kg राइस, 9 kg wheat पर मंथ एंड स्पेंड्स ₹350। फैमिली का कंजम्पशन क्लियर दिया है क्वांटिटी में, और टोटल अमाउंट जितना फैमिली स्पेंड कर दी है, ठीक है। तो फैमिली राइस 25 kg कंज्यूम करती है, व्हीट 9 kg कंज्यूम करती है, फिक्स दिया हुआ है, ठीक है। कितने रुपए स्पेंड होते हैं, 350 रुपीज। 350 रुपीज में ये सारा क्वांटिटी आ जाता है घर पे, ठीक है। 25 और 9 kg है, ये एग्जैक्ट कंजम्पशन और अमाउंट दिया है। क्या गिवन है यहाँ पे, प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। राइस की प्राइस 20% होता है 1/5 ऑफ व्हीट, ये गिवन है। तो मतलब यहां से हमको क्या मिल गया कि राइस और व्हीट का प्राइस रेशियो 1/5, ठीक है। तो लेट से मैं मान लेता हूं कि राइस जो है 1 रुपए किलो है और व्हीट जो है वो 5 रुपए किलो है। रुपीस और केजी, केजी वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि केजी में गिवन है क्वांटिटी। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, find the percentage reduction in consumption of rice if it has the same amount to spend and the price of rice is constant। राइस की प्राइस में कोई चेंज नहीं है, और एक चीज बहुत क्लियर सी गिवन है, परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन। कंजम्पशन से तब कम हो सकता है जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, तो वो लिख के भी दे दिया इन्होंने, इफ इट हैज द सेम अमाउंट टू स्पेंड, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है।
सिर्फ रिडक्शन कंजम्पशन का किस में होना है, राइस में। इसका मतलब फैमिली ने राइस में कॉम्प्रोमाइज किया है, वीट में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जो भी कंजम्पशन कम हुआ है वो राइस में हुआ है, फैमिली ने वीट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन दिया है कि वीट का प्राइस 20% बढ़ गया है, तो वीट घर वालों को ज्यादा पसंद है, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो भैया ये 20% इंक्रीज हो गया है प्राइस। तो अब मार्केट में लेने जाएंगे तो वीट कितने का पड़ेगा, 6 रुपए किलो, ठीक है। तो फैमिली का ये कहना है कि भाई वीट का प्राइस भले बढ़ जाए लेकिन वीट की क्वांटिटी हमारे घर पे कम नहीं होगी। वीट कितना लेंगे हम, 9 किलो ही लेंगे। हाँ, तो राइस कम हो जाए चलेगा, और यही क्वेश्चन पूछ रहा है कितना कम। अब तुम्हें वीट घर पे उतनी ही लानी है प्राइस बढ़ने के बाद, और पैसा भी इतना ही स्पेंड करना है, तो तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज तो राइस से ही होगा। राइस ही तुम्हारे घर में अब कम आएगी, ठीक है। या जिसके भी घर की बात हो रही है, ठीक है, अपने घर की समझ लो तो ज्यादा रिलेट कर पाओगे। प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरह सोचोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। तो क्या हो रहा है कि भाई अब मार्केट में प्राइस जो है ना वीट वो 6 रुपए किलो है, वो अब 6 रुपए किलो है प्राइस। तो 6 रुपए किलो है, कितना बढ़ गया प्राइस, कितना बढ़ गया इसका, 1 रुपये बढ़ा है ना। स्मार्ट तरीका देखो, 1 रुपया प्राइस बढ़ा है। अगर 1 रुपये प्राइस बढ़ा है तो वीट तो आप 9 किलो ही ले रहे हो, वो तो चेंज करना नहीं है आपको। तो अगर आपका 1 रुपये इंक्रीमेंट हुआ है, खर्चा 1 रुपया बढ़ गया है, 1 किलो राइस में 1 रुपये का खर्चा बढ़ गया है, तो 9 किलो राइस में कितने रुपए का खर्चा बढ़ जाएगा, 9 रुपए का। भाई 1 रुपया बढ़ गया तुम्हारा 1 किलो पे, घर लेके जाना है 9 किलो ही, तो 9 रुपये ज्यादा स्पेंड करने पड़ेंगे अब, क्योंकि रेट बढ़ गया मार्केट में। ठीक है, घर वालों को बता देना भैया 9 रुपये मुझे ज्यादा देने पड़े आज वीट में। घर वाले पूछेंगे क्यों, मार्केट में जो वेट है, जो रेट है वीट का वो बढ़ गया है 20%, और आपने बोला था वीट उतना ही लेके आना जितना पहले अपन यूज करते थे, तो मुझे इस अभी मार्केट में परचेस करने पे 9 रुपये ज्यादा देने पड़े। जिसका इफेक्ट क्या पड़ा, जिसका इफेक्ट ये पड़ा कि क्योंकि मैंने 9 रुपये ज्यादा दिए इसमें से, और 1 रुपये किलो तो राइस है, तो मैंने 9 रुपए से पहले राइस कितनी आ जाती थी, पहले 9 रुपए से कितनी राइस आ जाती थी, 1 रुपए किलो अगर रेट है 9 किलो आ जाती थी, वो मेरी कम हो गई। यही तो क्वेश्चन था, यही तो क्वेश्चन था कि भाई जो मैंने 9 रुपए यहां ज्यादा स्पेंड कर दिए, इस 9 रुपए के चक्कर में मेरे घर में राइस 1 रुपए किलो के हिसाब से 9 किलो कम आएगी। क्या राइस, क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले 25 किलो आती थी, अब 9 किलो कम आएगी, 25 माइनस 9। क्वेश्चन ने क्या बोला है देखो, कंजम्पशन पे रिडक्शन, तो कंजम्पशन पे रिडक्शन तो यही है ना, कंजम्पशन पे रिडक्शन। कंजम्पशन कितना कम हुआ है, 9 किलो, ठीक है, किस पे, 25 पे। 9 कम हुआ 25, 9 कम हुआ 25 पे, 9/25, ये आपका आंसर है। खत्म हो गया क्वेश्चन। 1/25 होता है 4%, 4 × 9 होता है आपका 36%। ये है आपका आंसर, 36% आपका राइस में कंजम्पशन कम हुआ है। फैमिली का कंजम्पशन राइस में कितना कम हुआ है, 36%। आ गई बात समझ में, क्लियर। देखो नेक्स्ट, इन अ क्लास 70% of students are boys and 14% of students play cricket. If 10% of boys play cricket, then what percentage of the cricket players are girls? क्लास में 70% बॉयज है, ठीक है, बॉयज जो है वो 70% है, तो अपन क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 100 मान लेते हैं, ठीक है। ये लेट कर लिया मैंने, क्योंकि पूरा डेटा परसेंटेज में एब्सोल्यूट वैल्यू में कुछ गिवन नहीं है, तो टोटल बच्चे अपन ने मान लिए 100 है। बॉयज कितने हैं उसमें, 70, तो 70 बॉयज है। 70% ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज, 70% ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स है ना, ये टोटल स्टूडेंट्स अपन ने मान लिए, उसका 70% बॉयज है। 14% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट,
स्टूडेंट्स का 14% क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले 14 है। किसमें? स्टूडेंट्स में क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 14। 10% ऑफ बॉयज प्ले क्रिकेट। अब बात आ रही है इसकी, बॉयज में 10% क्रिकेट खेलते हैं, मतलब 7 क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले 7 हैं। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ के बाद क्या लिखा है? ऑफ के बाद क्या लिखा है? क्रिकेट प्लेयर्स, उसमें से कितनी गर्ल्स है? तो क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं? क्रिकेट प्लेयर्स है 14। क्रिकेट प्लेयर जो है वो है कितने? 14। इसमें से कितनी गर्ल्स है, क्वेश्चन ये है। हाँ वो तो अब ठीक है, बॉयज 7 हैं क्रिकेट खेलने वाले, टोटल कितने खेलने वाले? 14। तो अगर इसमें 7 बॉयज हैं, ठीक है, तो 7 क्या होंगी? गर्ल्स। बहुत क्लियर सी इंफॉर्मेशन है ये तो, कि गर्ल्स जो क्रिकेट खेल रही है वो 7 है। अब यहाँ पे अपन को क्या चाहिए? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्रिकेट प्लेयर्स। क्रिकेट प्लेयर्स आपका बेस है 14, ये क्रिकेट प्लेयर्स हैं पूरे, इसका कितना परसेंटेज गर्ल्स है? गर्ल्स कितनी है? 7। गर्ल्स कितनी है? 7। 7/14 1/2, 1/2 का परसेंटेज फिगर ऑप्शन ए। अभी बात समझ में क्लियर है? देखो नेक्स्ट, इन अ टाउन 60% of population are males and the rest are females. Among the males 40% are graduates, and among the females what percentage are graduates, given that 45% of total population in the town are graduates. यहाँ गिवन है एक टाउन में 60% पॉपुलेशन मेल्स है, पूरा डेटा परसेंटेज में, टोटल पॉपुलेशन खुद अज्यूम कर लो, लेट्स टोटल पॉपुलेशन है 100, ठीक है, ये अपन ने अज्यूम कर लिया, लेट टोटल पॉपुलेशन है 100, 60% मेल्स है, तो मेल्स की इंफॉर्मेशन क्लियर है 60 है, एंड द रेस्ट आर फीमेल्स, तो फीमेल्स क्लियर है 40 है। अमंग द मेल्स, मेल्स में 40% ग्रेजुएट्स है, मेल्स में 40% ग्रेजुएट्स है, 10% 6 है, 40% 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, 24 क्या है ये ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, अमंग द फीमेल्स, अमंग द फीमेल्स, फीमेल्स में से, अमंग द फीमेल्स, फीमेल्स में से, अमंग द फीमेल्स में से कितनी परसेंटेज ग्रेजुएट्स हैं? फीमेल्स में से कितनी ग्रेजुएट्स हैं? फीमेल्स में से कितनी ग्रेजुएटेड? तो यहाँ पे ग्रेजुएट किसकी बात हो रही है? ग्रेजुएट फीमेल्स की बात हो रही है, फीमेल्स में से कितनी ग्रेजुएट है? गिवन दैट, अब एक इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, कि 45% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द टाउन आर ग्रेजुएट। टोटल पॉपुलेशन का 45% इसका 100 का 45% मतलब 45 जो है ग्रेजुएट्स हैं, पूरे टाउन में 45 ग्रेजुएट्स, पूरे टाउन में 45 ग्रेजुएट्स हैं, जिसमें मेल ग्रेजुएट्स ऑलरेडी हमको पता है 24 है, तो फीमेल ग्रेजुएट्स कितनी हो जाएंगी? 21। ये आ गई फीमेल ग्रेजुएट्स। आ गई बात समझ में? अब फीमेल ग्रेजुएट्स 21 है, न्यूमरेटर हमको मिल चुका है 21, फीमेल्स टोटल थी 40, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसका अपन को परसेंटेज फिगर निकालना था। 21 को दो पार्ट में स्प्लिट करो, 20 + 1, 20 40 का 50% होता है, 20 40 का 50% होता है, और 1 40 का 2.5% होता है, तो आपका आंसर है 52.5%।
दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो among the females graduates are 52.5%. क्लियर है? देखो नेक्स्ट, 40% of the employees of a certain company are men and 75% of the men earn more than 25,000 per year. More than word लिखा है. If 45% of company employees earn more than 25,000 per year, what fraction of the women का कितना part employed by the company earns less than or equal to 25,000 per year? ठीक है, एक डेटा मोर देन 25,000 है और एक डेटा जो पूछा गया है वो लेस देन और इक्वल टू 25,000 है. ठीक है, तो इसमें अपने पास क्या इंफॉर्मेशन है कि टोटल, क्योंकि पूरा परसेंटेज में ये डेटा, तो टोटल एम्प्लॉयज अपन मान लेते हैं, लेट टोटल एम्प्लॉयज आर 100. ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज 100 है जिसमें 40% मैन है. तो मैन जो है वो 40 है, तो वुमेन कितनी है 60. ये क्लियर हो गया. 75% of men earn more than 25,000 per year. 75% is 3/4 of 40, that is 30. ये जो 30 है they earn more than 25,000 per year. ठीक है, 25,000 से ज्यादा कमाने वाले 40 में से 30 मैन है. ठीक है, If 45% of company's employees, कंपनी के एम्प्लॉयज, कंपनी में टोटल 100 एम्प्लॉयज है, उसका 45% क्या है 25,000 पर ईयर से ज्यादा कमाता है. इस 100 में से 45, इस 100 में से 45 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो 25,000 पर ईयर से ज्यादा कमाते हैं. कंपनी में 45 लोग हैं जिसमें से मैन जो है वो 30 है, जिसमें से मैन 30 है. वॉट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन का कितना पार्ट, ऑफ के बाद क्या लिखा है, ऑफ के बाद लिखा है वुमेन, तो डिनोमिनेटर में टोटल वुमेन है. वुमेन का कितना पार्ट, अगर ये होता वुमेन का व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न मोर देन 25,000 पर ईयर, अगर ये क्वेश्चन होता तो अपना आंसर होता 30. 45 में से 30 हटाते तब अपन यहाँ पे 15 लिखते. 45 में से 30 हटाते और 15, क्योंकि 30 तो मैन है जो 25,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, तो फीमेल वुमेन कितनी है 15. अगर क्वेश्चन ये होता कि ग्रेटर देन 25,000 पर ईयर का वुमेन परसेंटेज बताओ, तो आंसर 25% है. ठीक है, तो आप ये आंसर देते, पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी. जब ग्रेटर देन नहीं पूछा है, दे अर्न लेस देन और इक्वल टू पूछा है, लेस देन इक्वल टू 25,000 पर ईयर. ठीक है, तो क्या आंसर क्या दिया तुम लोगों ने 75 है ना. तो ये कितना फिगर है, हाँ, तो बस इसका उल्टा ही कर लो भाई, ये 25% है. 25% वो है जो 25,000 से ज्यादा कमा रही है, तो 25,000 या 25,000 से कम कमाने वाली कितनी है 75%. आगे बात समझ में, उल्टा चले जाओ. क्लियर है पक्का, तो ये आपका आंसर हो गया 75%. ये अपना आंसर 75% तो ठीक है, लेकिन अपन को एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्ड फ्रैक्शन. ठीक है, फ्रैक्शन है क्वेश्चन में आंसर, तो आपको एक ऑप्शंस में क्या मिलेंगे, फ्रैक्शंस मिलेंगे. तो फ्रैक्शन में आपका आंसर क्या होगा 75% का फ्रैक्शन, दैट इज 3/4. ये आपका आंसर है, ये ध्यान रखना. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वुमेन नहीं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वुमेन 75 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन दैट इज 3/4. ठीक है, इन अ सर्टेन टाउन people are either married or unmarried. Similarly, either they work
और दे डोंट वर्क। तो दो पैरामीटर्स हैं टाउन में, मैरिड और अनमैरिड को लेके, और वर्क और नॉन वर्किंग को लेके, वर्किंग मैन, वर्किंग पीपल एंड नॉन वर्किंग पीपल। 33.33% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वॉज मैरिड। टोटल पॉपुलेशन का इतना परसेंटेज मैरिड है 33.3, एंड 40% ऑफ द मैरिड दे वर वर्किंग। सिमिलरली 62.5% ऑफ द अनमैरिड पीपल वर वर्किंग। ये कितना परसेंटेज मैरिड है, कितने वर्किंग है, अनमैरिड में कितने वर्किंग है, सब दिया है। नेक्स्ट है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु डोंट वर्क आर 59,400, then the total population in the town was। देखो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है ना वो ये है, टोटल हु डोंट वर्क, जो वर्क ही नहीं करते, जो काम ही नहीं करते, वो है 59,400। अब जो काम नहीं करते हैं उनमें दो टाइप के लोग हैं, जो काम नहीं करते उनमें दो टाइप के लोग हैं, एक जो मैरिड जो काम नहीं करते, और एक जो अनमैरिड जो काम नहीं करते। तो ये चीज़ आपको पकड़नी है क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें अपन को सबसे पहले ये देखना है कि कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है। अब वो वेरिएबल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है तभी पॉपुलेशन अपन 100 नहीं ले रहे हैं। 100 तब लेते हैं जब पूरा डेटा परसेंटेज में होता है। तो अपन मान लें पॉपुलेशन अपन P मान रहे हैं, ठीक है, कि टोटल पॉपुलेशन जो है इनिशियली वो P है। अब इसमें क्या पता है हमको, इसमें आराम से देखें, पीपल आर आइदर मैरिड और अनमैरिड। इसी में कुछ मैरिड है, ठीक है, और इसी में कुछ अनमैरिड है। मेन कैटेगराइज मैरिड अनमैरिड। सिमिलरली आइदर दे वर्क और दे डोंट वर्क। अब मैरिड में ही कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ काम नहीं कर रहे होंगे, मैरिड में ही कुछ वर्क कर रहे होंगे, कुछ नॉन वर्किंग होंगे, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन इसके लिए भी है, वर्किंग और नॉन वर्क। ठीक है, अब आराम से अपन डेटा जो है उस पर वर्क करें तो 33.33% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वाज मैरिड। इसका 33.33% मैरिड है, ठीक है, एंड 40% ऑफ मैरिड वर वर्किंग। मैरिड का 40% वर्किंग है, मैरिड का 40% वर्किंग है। तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैरिड का 40% वर्किंग है तो नॉन वर्किंग कितना होगा, 60%। ये समझ में आ रहा है। मैरिड का अगर 40% वर्किंग है तो मैरिड का 60% नॉन वर्किंग होगा, ठीक है। ये चीज समझनी है हमको। सिमिलरली 62.5% ऑफ अनमैरिड पीपल, अनमैरिड का कितना वर्किंग गिवन है, 62.5%, ये वर्किंग है, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है, तो ये इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है, तो ये भी अपन को ध्यान से देखना है ना, ये भी अपन को ध्यान से करना है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखो आप। देखो पॉपुलेशन में एक मैरिड है, एक अनमैरिड है। मैरिड में वर्किंग का परसेंटेज पता है, अनमैरिड में वर्किंग नॉन वर्किंग का नहीं पता। तो मुझे ये बताओ कि 62.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5/8 है ना। तो 5/8 अगर अनमैरिड का वर्किंग है तो 3/8 क्या होगी, जो नॉन वर्किंग होगी। 3/8 काम नहीं करते हैं। और अपने पास जो डेटा है वो यही है, अपने पास डेटा यही है 59,400 जो काम ही नहीं करते। तो जो काम नहीं करते वो एक तो ये है, और जो काम नहीं करते एक तो ये है। तो ये दोनों डेटा गिवन है अपन, तो अपन इस पे काम करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू इक्वेट द नॉन वर्किंग पीपल। नॉन वर्किंग पीपल को अपन इक्वेट करेंगे, ठीक है। इसको इधर रख देते, अपना टारगेट है नॉन वर्किंग पीपल।
तो 59,400 अपने नॉन वर्किंग पीपल है, ठीक है, जिसमें मैरिड में, नॉन वर्किंग और अनमैरिड में नॉन वर्किंग, ये अपन को टोटल दिया हुआ है और वो अपन अभी जल्दी से बना लेते हैं। पॉपुलेशन का 33.33 क्या होता है? 1/3, 1/3 ऑफ पी, 1/3 ऑफ पी जो है मैरिड है, 1/3 ऑफ पी क्या है? मैरिड है। इस मैरिड का 60% नॉन वर्किंग है, इस मैरिड का 3/5 नॉन वर्किंग है। ये लिखना आना चाहिए बस। आगे बात समझ में? ये क्या है? 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो मैरिड है, इस मैरिड का 60% नॉन वर्किंग है। ये डेटा अपन ने पूरा लिख दिया मैथमेटिकली, ठीक है। सिमिलरली अनमैरिड कितने होंगे? जब 1/3 मैरिड है तो अनमैरिड कितने होंगे? 2/3। तो पहले अनमैरिड देख लेते हैं कितने? 2/3 ऑफ पी, 2/3 ऑफ पी अनमैरिड। उसमें वर्किंग कितने? उसमें सॉरी नॉन वर्किंग कितने? 3/8। तो इसका 3/8 नॉन वर्किंग है। ये हो गया पूरा 3/8 पूरा नॉन वर्किंग फ्रैक्शन के साथ, ठीक है, पूरा नॉन वर्किंग हो गया फ्रैक्शन के साथ। और ये हमको कितना दिया हुआ है? 59,400। ये बस आपको लिखना आना चाहिए। चाहिए क्या? टोटल पॉपुलेशन। ये जो पी दिख रहा है ना, बस ये पी की वैल्यू चाहिए आप, जो चाहिए उस पर अपन ने इक्वेशन बना दी। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अपन को किस पे काम करना है, ठीक है, ये आपको बस क्लियर रखना है। तो ये अपनी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, और ये उसका मैथमेटिकल वर्क, और इसको कर दो सॉल्व। तो ये क्या हो रहा है? ये 3 से 3 कैंसिल, p/5, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 4 जा 8, p/4, और ये 59,400, ठीक है। तो ये 5 और 4 + 5 9p/20, और ये 59,400 एलसीएम लिया है, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो भाई। 9 6 जा 54, 5 बचेगा, 9 6 जा 54, 6600, 66 × 2 क्या होता है? 66 × 2, 66 × 2 क्या होता है? 132। तो आपका आंसर 132 से स्टार्ट होना चाहिए, ये रहा आंसर, ठीक है। तो 66 × 2 132, और ये 3 0 अलग से, ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये है तरीका लिखने का, बस ये आप ध्यान से सॉल्व करना। ये चीज जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पी जो है, ये वाला जो पी है, ये पी कैसे निकालना है, ये बस क्लियर रखो आप। 132,000 ऑप्शन डी। देखो नेक्स्ट, इन अ लाइब्रेरी which has books on history, literature, arts and sports. 30% of books are on history, 40% of the remaining books are on literature, 28.4/7% of the remaining books are on arts, and the remaining 315 books are on sports. What is the number of books in the library? लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है? अब देखो एक पॉइंट बहुत क्लियर रखो कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें एक वर्ड दिख रहा है आपको, रिमेनिंग। ये रिमेनिंग वाले थोड़े क्वेश्चन केयरफुली सॉल्व करना, मतलब ये बचे हुए डेटा पे वर्क हो रहा है। आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो रिमेनिंग की गिवन है, जो परसेंटेज फिगर गिवन है वो रिमेनिंग के गिवन है, ठीक है। तो जब ये वर्ड रिमेनिंग आता है, या फिर कभी लिखा होता है रेस्ट ऑफ दी बुक्स, या रिमेनिंग या रेस्ट, जो भी है, तो ये वर्ड बहुत ध्यान से देख के इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये रिमेनिंग टाइप वाले प्रॉब्लम्स है, परसेंटेज के रिमेनिंग टाइप वाले, तो इनको कैसे डील करना है वो समझते हैं अपन। देखो अपन को यहाँ पे ये देखना है कि जब रिमेनिंग वाला क्वेश्चन आए, व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स इन दी लाइब्रेरी, बुक्स पूछी है, बुक्स कितनी है वो निकालनी है। लेट से बी बुक्स है, और अपने पास
सब तो परसेंटेज में रिमेनिंग वाला, सिर्फ एक जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो स्पोर्ट्स का है और वो है 315 बुक्स। इस बुक्स का कुछ कुछ परसेंटेज हिस्ट्री है, कुछ लिटरेचर है और कुछ आपका आर्ट्स है, और फिर जो बचता है लास्ट वो आपका स्पोर्ट्स की बुक्स है। तो आपको जो एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है ना, तो आपको उस पर काम करना है। तो आपको इस बुक्स का कितना परसेंट स्पोर्ट्स बुक है उस पर वर्क करना है। ठीक है, अपन को स्पोर्ट्स पे काम करना है। ये वैल्यू 315 कैसे आएगी, किसका परसेंटेज है वो। तो ये बुक्स जो हैं, सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं अपन। इन अ लाइब्रेरी 4 टाइप्स की बुक्स हैं जिसमें स्पोर्ट्स की वैल्यू गिवन है। 30% ऑफ बुक्स आर ऑन हिस्ट्री। इस बुक का 30% हिस्ट्री की किताब है, मतलब बाकी 70% हिस्ट्री की किताब नहीं है। ठीक है, तो 70% क्या होता है, 7/10। तो आपको रिमेनिंग वाला परसेंटेज लिखना है, क्योंकि इस बुक का 30% तो हिस्ट्री है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उनमें ही कोई स्पोर्ट्स की किताब होंगी, बचे हुए में ही कहीं स्पोर्ट्स की किताब होंगी। अपन को वहां तक पहुंचना है रिवर्स। तो बुक्स का 70% जो है वो अदर बुक्स है एक्सेप्ट हिस्ट्री। अब ये जो रिमेनिंग है, ये जो रिमेनिंग है इसका 40%, ठीक है, क्या लिखा है, 40% ऑफ रिमेनिंग वर्ड लिखा है। ये रहा रिमेनिंग, मतलब ये पूरा रिमेनिंग, इसका 40% लिटरेचर की किताब है। मतलब इसका अगर 40% लिटरेचर है तो मतलब 60% लिटरेचर नहीं है। अब ये हो गई रिमेनिंग। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो लिटरेचर बुक से अपन बाहर हो गए। 40% इसका, इस बुक्स का 40% क्या था, लिटरेचर की किताब थी। तो इस बुक का जो 60% होगा वो लिटरेचर नहीं होगा, तो उन्हीं में क्या होगा, स्पोर्ट्स होगा। 28 4/7% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/7। अब जो बची किताबें हैं, इस किताबों का 2/7 पार्ट जो है वो काय की है, आर्ट्स की। इस किताबों का जो ये, इस किताबों का ये जो बची हुई किताब है, इसका 2/7 पार्ट आपकी आर्ट्स की किताब है। तो मतलब इसका 5/7 पार्ट, 2/7 और 5/7 वन होता है, 1 - 2/7 5/7। अगर 2/7 पार्ट आर्ट्स है तो 5/7 पार्ट्स आपका सिर्फ एक ही कैटेगरी बचता है। तो मतलब इस रिमेनिंग का जो 5/7 है वो आपकी स्पोर्ट्स की किताब है। ये बनाना आना चाहिए बस रिवर्स लेवल पे। ठीक है, तो अपन को स्पोर्ट्स पे जाना है। अभी आ गई स्पोर्ट्स की किताब है। क्या है स्पोर्ट्स की किताब है, स्पोर्ट्स की किताब है 5/7 ऑफ दिस वैल्यू। इस पूरे का 5/7 स्पोर्ट्स की किताब है। आ गया समझ में। ठीक है, ये ऐसे करना है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है और ऐसे कंटिन्यूस फ्रैक्शंस बनाना आनी चाहिए। अब इसके बाद बस बुक्स की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके। क्या हो रहा है, ये सब इनटू में ही है। ये 7 से तो 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, और ये कितना है 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 105 आ रहा है। ठीक है, 3 को कैंसिल कर दिया 105 से। अब नीचे क्या बचा है 10, एक ये 10 बचा है, 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 105 इंटू 10 इज 1050, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आ गया समझ में, क्लियर। देखो नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है। इन अ लाइब्रेरी 44.44% ऑफ द बुक्स आर इन मराठी, 14.28% of the remaining books are in Hindi, 20% of remaining books are in Urdu, and the remaining 480 books are in the other language. How many Marathi books are there in the library? आपको आंसर मराठी बुक्स का देना है, ना कि बुक्स का, कि मराठी बुक्स कितनी है वो बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले 44.44% का फ्रैक्शन 4/9 है ना, ये सबसे पहले क्लियर रखना। 44.44 इज 4/9 बिकॉज 1/9 इज 11.11,
तो डिजिट्स रिपीट हो रही है, डिनोमिनेटर में 9 होगा, 44.44। और यहाँ पे अपना टारगेट है अदर लैंग्वेज की किताब की वैल्यू गिवन है, ठीक है। कुछ बुक्स का कोई एक परसेंटेज है जो अदर लैंग्वेजेस है और वो गिवन है 480 अदर है, ये अपन को गिवन है। अब ये अदर तक पहुंचना कैसे हमको, ये अदर तक पहुंचना है, कुछ बुक्स का 480। अब बुक्स का कैसे, फर्स्ट 44.44 इज मराठी, 4/9 मराठी है, तो रिमेनिंग क्या होंगी 5/9, तो इसका 5/9 रिमेनिंग बुक्स होंगी जिसके अंदर अदर लैंग्वेजेस की किताब होगी। ये आपका रिमेनिंग पार्ट है। इस रिमेनिंग का आगे दिया है 14.28 ऑफ रिमेनिंग, इस रिमेनिंग का 14.28 इज 1/7, 1/7, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 6/7 ऑफ रिमेनिंग। इसी में ही आपकी अदर लैंग्वेजेस की किताब होगी। 14.28 इस रिमेनिंग का 14.28 हिंदी है, तो इस रिमेनिंग का 6/7 अदर किताबें होंगी जिसमें क्या होगा उर्दू और अदर लैंग्वेज की बुक्स होंगी। इसी के अंदर उर्दू और अदर लैंग्वेज की बुक्स हैं। अब उर्दू कितनी है 20% ऑफ द रिमेनिंग, इसका 20% उर्दू है, तो मतलब इसका 80% आपकी अदर लैंग्वेज की किताब है। ये आ गया आपका अदर, ठीक है। इसी का 20% अगर उर्दू है तो इसी का 80% मतलब रिमेनिंग 480 बुक्स अदर लैंग्वेज होंगी। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये करना था अपन को। एंड हाउ मेनी मराठी बुक्स आर देयर, तो पहले बुक्स तो निकाल लो कितनी है। तो इसमें क्या कैंसिल हो रहा है 5, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, ठीक है। और ये हो गया आपका बी इज 7 3 जा 21, 21 इंटू 60, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1260 आपकी बुक्स है। और इसका कितना पार्ट है मराठी 4/9, ठीक है। आपको तो मराठी बुक्स का आंसर देना है, तो जो मराठी बुक्स है वो 4/9 है 1260, ठीक है। बुक्स कितनी है 1260, इसका 4/9 मराठी है, तो 9 के कौन से टेबल पे 126 आता है 14, 9 इंटू 14 इज 126, 4 इंटू 14 इज 56, तो 560 आपका आंसर है 560। अच्छा मराठी किताब है, तो दैट इज ऑप्शन कौन सा है सी, यस 560 इज करेक्ट आंसर। 700 नहीं है 560 है, सॉरी, या दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।